तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस कि आपने नई एक बॉडी तश्कील दी है। तो सबसे पहले इस फंक्शन के हवाले से जानना चाहिए। देखिए, आज हमारा जो फंक्शन था ये ओथ सेरेमनी का फंक्शन था, जो हमने इंटरनल डेमोक्रेसी की जो बात की है। जब एक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी हो तभी जाकर लोगों के उसमें हिस्सेदारी होती है। जैसा आपने देखा होगा, सजाद साहब ने आज हलफ लिया और हलफ लेने के बाद कुछ बातें आपके सामने की। मुझे लगता है कि अगर आपने पूरी तरह से ये बातें कवर की हों तो सजाद साहब का क्लियर माइंड है, और उन्होंने बार बार डिफरेंट फोरम्स में भी ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो ये मिलिटेंसी हुई, जिसका हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने, आपने देखा होगा जो रद्द हुआ कि हमसे 370 35A और हमारे को डिमोट किया टू अ यूनियन टेरिटरी। उन्होंने आप लोगों के सामने ये कह दिया कि वजूहात क्या थे। उनका स्ट्रेस रहा कि जब तक कि 1987 पर एक वाइट पेपर न बनाया जाए तब तक हम चाहे कितना भी सोचें, कितना भी, जैसे आज गवर्नमेंट का दावा है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया भी है बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन कश्मीर का अवाम जिसके दिल में अभी भी गुस्सा है, वो गुस्सा उस दिन ख़त्म होगा जिस दिन 1987 के जो कल्प्रिट्स थे, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर में सियासत को इम्बैलेंस में क्रिएट किया। जब तक कि 87 का एहतसाब नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि हालात सुधरने वाले हैं। इमरान साहब, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कई एक पॉलिटिकल लीडर जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो ये मानते हैं कि उन्होंने कहा है कि ये हमसे खौफजदा है, इसीलिए PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा गिराने की कोशिश की जा रही है। योर टेक सर। नहीं, नोबडी इज किससे कोई खौफजदा होगा? हम किसी से खौफजदा हैं क्या? जिनके मुतालिक आप बातें करते रहे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा, ये आप देख लीजिए, यहाँ कुछ लोग अभी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि 1987 में क्या हुआ, मिलिटेंसी बनाई किसने? आप मुझे बताइए। सोचना है कि मिलिटेंसी आई क्यों जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी तब आई जब मेरे जैसा आदमी और बाकियों जैसे आदमी, जब वो इलेक्शन में कामयाब हुए, उनको हराया गया। उनका बाद में सिस्टम से जो एतबार है वो एतबार उठ गया। जब सिस्टम से एतबार उठ गया, जब उनको पता चला कि हमारे पास अब इसके सिवा कोई नहीं है कि हम नाराज़ हो जाए, और कुछ लोगों ने उसमें ज़्यादा ही आगे चलकर बाद में बंदूक उठाए। लेकिन आखिर में आप देख लीजिए नुकसान किन का हुआ। हम कहते हैं कि एहतसाब कीजिए 87 का, ये कौन सी बड़ी बात। आज तो हर एक कमीशन चल रहा है ना। आज तो हर एक पर इस वक्त जिन्होंने भी हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ बात की, उनको तो बाज़ाब्ता तौर से हिसाब लिया जा रहा है। इनसे क्यों नहीं हिसाब लिया जा रहा है? इनमें है क्या? ये क्या ख़ास बात है जो हमें पता नहीं है कि आप इन दो ख़ानदानों को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं? आप अब कहेंगे कि जी उनसे घर छीना गया, वो तो देना ही था उनको। घर तो हर एक को देना है, लेकिन जब आप ऑफिशियल पोजीशन में हैं, आपकी ऑफिशियल पोजीशन ख़त्म हो गई, तो वो तो देना ही है। इसमें असल में मैं कहूँगा ये इशू ही नहीं है। इशू 87 है, इशू बाकी चीज़ें हैं। देखिए, आज आप देखेंगे, आज बहुत सारे लीडर कहते हैं कि जी हम स्टेट लाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ स्टेट तो आनी है। ये होम मिनिस्टर का वादा है फ्लोर ऑफ द हाउस पर। आज स्टेट हमारे लिए इशू नहीं है। आज हमारे लिए इशू ये है कि कश्मीरी लोगों का विकार कैसे दोबारा बहाल होगा। तो आप ये इनिशिएटिव ठीक मानते हैं, जिस तरह से अभी अपनी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि हम इनिशिएट करेंगे, जो प्रिजनर्स हैं उनको घर वापसी लाया जाएगा, आप उसमें उनका सपोर्ट करेंगे? ये आज लोग कह रहे हैं, हमारे लोग अंदर हैं। हम तो ये इनिशिएट पिछले 20 साल से कर रहे हैं कि हमारे लोग आ जाए। क्या बात करते हैं ये? आपको लगता है ये अपनी पार्टी ये कोई इशू बना रही है, कोई नई बात कर रही है? हमारे प्रेसिडेंट ने तकरीबन आज से 15 साल से हम लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम डिपार्टमेंट के साथ टच में हैं कि जो लोग जिनके पास FIRs लगे हुए हैं, स्टोन पेल्टिंग के FIR, जो छोटे FIRs हैं। देखिए, कल एक केस आया कि एक आदमी ने गिलानी साहब की रैली अटेंड की थी, तो मैंने कल बात की पुलिस से। मैंने कहा उन्होंने कब 15 में अटेंड की, मैंने कहा उसका खमियाजा अभी तक उसको। देखिए, ये एक
ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इन्होंने बना रखी है और इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से हमें बाहर निकलना है और इंशाल्लाह हम बाहर निकलेंगे। जहाँ तक हमारी नज़रें हैं तो जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो उन्हीं सियासी पार्टियों का हिस्सा रह चुके हैं, तो आप लोगों को कैसे एतमाद में लाएंगे कि आने वाले वक्त में आप बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसका अगर आप देखेंगे, इसका मेरे प्रेसिडेंट ने पहले ही जवाब दिया जब वो कौम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आप देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको वो बात पकड़नी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मुझसे बड़े भी यहाँ आए हैं, मुझसे छोटे भी यहाँ आए हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे नज़रिए के साथ है। अब इंडिविजुअल मैटर नहीं करेगा, अब नज़रिया मैटर करेगा, जो कि सजाद साहब ने खुलेआम लोगों को बता दिया है। कोई भी कहाँ से भी आए, देखिए इंसान, अगर आप देखेंगे जब इंसान आता है साफ आता है तो बाद में जिस कालिब में वो जाता है उस हिसाब से उसकी चेंज हो जाती है। जब वो हमारे कालिब में आए हैं, जो वो पीसी के साथ आए हैं, वी मीन बिजनेस। हमारा काम ये है कि लोगों को राहत मिले, लोगों का विकार बहाल हो, और जो यहाँ कत्ल आम हुआ है जिसका अभी तक एहतसाब नहीं हुआ है उसका एहतसाब हम मांग रहे हैं और इंशाअल्लाह ज़रूर लोगों के सामने, अगर इनका ताउन रहा, जिसने ये बंदूक इस सरजमीन पे लाई है, उस आखिरी बंदे तक हम पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सिटी का ट्वीट जो मैंने किया है, मैं पूरी तरफ से ओनरशिप लेता हूं कि मैंने क्यों वो ट्वीट किया है। मैंने ट्वीट किया, स्मार्ट सिटी ये बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी में अगर आपको, मैंने एक छोटा सा, मैं एक मिसाल दूंगा कि अगर आपको पाइप लेइंग करनी है विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रेजेंट, जो भी हमारा जैसे भी रोड्स हैं, उसको आजकल वो सोनिक डिवाइसेस आते हैं जो विदाउट इसको ख़राब करते हैं। देखिए मेरा मानना ये है, खोदो, मिट्टी को बेचो, पाइप डालो, मिट्टी खरीदो, दोबारा मैगडम करो, पैसा तो इसमें निकलेगा, सोनिक में तो नहीं निकलेगा। सोनिक में अगर रुपया खर्च होगा, इसमें वही काम के लिए 10 लाख रुपए खर्च होगा। मैं, जो भी लोग यहाँ हैं, जो भी ये देख रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये जो हो रहा है, आया ये सही है या गलत है। क्या कहा मैंने? खोदो, मिट्टी बेचो, पाइप डालो, मिट्टी खरीदो। मतलब ठेकेदार तय करते हैं कि क्या होना चाहिए। आपको तो समझ